वंदे मातरम। राम जानकी संस्थान की एक कोशिश है कि सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत गतिविधियों के द्वारा भारत के उन परिवारों तक पहुंचा जाए और उन लोगों से बातचीत की जाए। मेरे ख्याल से तिवारी जी संभवतः जुड़ चुके हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं। और आज जी, घनश्याम तिवारी जी, जय हिंद। मैं आपका डीपी देखकर पहचान गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जुड़ने वाले आरजेएस की शुरुआत आज यहाँ से वाणी के रूप में हो रही है। आवाज़ वही है, अंदाज बस कुछ अलग होगा। और हम लोग आपस में अगर बातचीत करें तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। और डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी, और लगातार आप जुड़ते भी हैं। तो आप लोग बहुत ही गंभीर हैं और चाहते हैं कि भारत में कुछ नया किया जाए, और उसमें आप लोगों का सहयोग जो है वो एक बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि ये बिल्कुल ही आज इत्तेफाक है कि 16 फरवरी को जो 136वीं सकारात्मक बैठक हुई थी, उसके सह आयोजक चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, उन्होंने उस बैठक में ये घोषणा की थी कि हम लोग, क्योंकि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया कि हम लोग रविवार और शनिवार को तो मिलते ही हैं, लेकिन एक चूँकि वो जानते हैं कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपका उपयोग अगर सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए आवाज़ के रूप में किया जाए तो वो कम्युनिकेशन भी हम लोगों की फैमिली तक वो पहुंचेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि रेडियो, आप जानते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, और रेडियो बहुत ही सकारात्मक चैनल होता है, खास करके आकाशवाणी का। और उसमें आवाज़ के द्वारा हम लोग विजुअलाइज करें इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आरजेएस वाणी जो है वो पहले से भी प्रेरक और सार्थक कहानियाँ, समाचार आप लोगों से साझा करता रहा है। लेकिन ये एक नया अनूठा अनुभव है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करें, और इसको आप लोग अपने परिवार में केवल बजा दें, देखने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ के द्वारा ही हम लोग कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ आवाज़ ही होगी। आज एक तरह से इसको रेडियो तो नहीं कहेंगे, ये फेसबुक पे जा रहा है और सोशल मीडिया पे जा रहा है। और अब तो फेसबुक मोबाइल पे भी, आप रेडियो तो मोबाइल पे भी आ गया है, तो मोबाइल पे आराम से इसको सुना जा सकता है। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आज की शुरुआत आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव जो किया जा रहा है उसमें आप सब जुड़े हैं और जुड़ेंगे, और भी तमाम लोग आएंगे, और बाद में इसको सभी ग्रुपों में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर सकारात्मक सॉन्ग भी जो है पहले जैसे था उसी से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये ज़रूरी है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ तो हर बार हम लोग इन्हीं चीज़ों की घोषणा करते हैं कि हम लोगों का जो परिवार है, हम लोगों के जो आसपास का माहौल है, वो किस तरह से बेहतर हो सके, क्योंकि उसी माहौल में हमें एक विश्वास का भी जन्म होता है, और उसी माहौल में अविश्वास भी होता है। उसका सबसे ज़्यादा असर हमें अपने ही माहौल का पड़ता है, अपने कार्यालय में, अपने घर परिवार में। देश दुनिया की खबरों से तो आप रूबरू हो सकते हैं, लेकिन अपने माहौल को ठीक करने के लिए ही आरजेएस वाणी है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, और आरजेएस के तमाम ग्रुप हैं। आरजेएस का सकारात्मक भारत जन आंदोलन है, और इसी के लिए आपको राष्ट्रीय वेबिनार में जोड़ा गया, इसी के लिए फेसबुक लाइव लगातार किया जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग बैठकें भी अब 16
फरवरी से शुरू हो गई हैं। तमाम 5 पाइपलाइन में बैठकें हैं और अभी 12 फरवरी को हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 16 फरवरी बसंत पंचमी से शुरुआत की जाएगी। आरजेएस फैमिली में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कुछ न कुछ भेज रहे हैं, और आइए आपको ये 39वें दिन लगातार आशीर्वाद के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, क्या कहते हैं सुनिए, ये सुबह की रिकॉर्डिंग। सुप्रभात। वंदे मातरम। जय मां शाकंभरी। जय मां भारती। आज हम सभी संयुक्त आरजेएस परिवार के भाई बहन आज 49वें दिन सकारात्मक महाआंदोलन के लिए अपने निश्चय के अनुसार कर्म करने का संकल्प लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आज आपके लिए आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा लेकर आया हूँ, वो समर्पित करता हूँ। आज की आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा से हम एक दूसरे को अपने आध्यात्मिक सकारात्मक महाआंदोलन के कार्यों का संज्ञान लेने में सफल होंगे। इसके लिए जो हमारे संकल्प हैं वो हमारी मनोभावना, हमारी मानसिक, शारीरिक और दैहिक स्थिति के अनुसार उसमें नकारात्मकता आज इतनी धूर्त हो गई है कि वो अपना कार्य हमसे करा लेते हैं और हम परेशानियों में पड़कर हम उसी में उलझे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम आशीर्वाद लेन देन की प्रथा चालू करें तो उसमें नकारात्मकता अपना प्रभाव दिखला सकती हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकती हैं। सफलता सुनिश्चित होती है सकारात्मकता की। अतः हम सकारात्मकता की सफलता के लिए आज की आध्यात्मिक ऊर्जा हमें मिली है, वो है कि हम आशीर्वाद लेन देन की परंपरा अपने बच्चों से आरंभ करें और हम भी उसका पालन करें और उसके प्रभाव का कि जो इच्छा के लिए आशीर्वाद लिया गया है उसके पूर्ण करने में जो कुछ भी पूर्ण तो अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पूर्ण करने में जो बाधाएं, जो समस्याओं का वो विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कर मुकाबला करके सफल होंगे। उस घटना का हम आदान प्रदान करेंगे और वो भी संगीतमय मधुर वाणी में, जिसका आज श्री उदय मन्ना जी ने शाम 7 बजे के लिए कार्यक्रम में प्रस्तुत करने का हमें निमंत्रण दिया है। हम उस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को प्राथमिकता से देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम। जी हाँ, तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी थे और जिन्होंने अपनी इस आवाज़ से और उन्होंने कहा कि वो सुनेंगे भी और वो इस समय जुड़े हुए भी हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब जुड़े हुए हैं। और लेकिन आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के ही प्यार से एक नया जो आरजेएस की रूपरेखा है वो तय की गई है। और लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मेंद्र जी तो दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हैं और आईडीजी पोस्ट से सेवानिवृत्त हैं। और संतोष झा जी इंदौर से जुड़ी हैं, वंदे मातरम बहन जी।
और साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं। राज चौहान जी जुड़े हुए हैं। राज चौहान जी कमेंट नहीं आया है। लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी का कमेंट का इंतज़ार है। और नरेंद्र टेटेसर जी जुड़े हुए हैं, वंदे मातरम लिखते हैं। घनश्याम तिवारी जी का भी कमेंट नहीं आया है, तो हम लोग कमेंट के इंतज़ार में, क्योंकि वही आपका प्यार है जो इसे बनाएगा, बढ़ाएगा और आगे सकारात्मक भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। क्योंकि घर परिवार और आपके कार्यालय, आपके ऑफिस, आपका माहौल, उसको सकारात्मक बनाने की ये कोशिश है। अब आइए, कुसुम प्रसाद क्या कहना चाहती हैं आपसे, अब उनसे हम आपको मिलवाते हैं। महापुरुषों और पूर्वजों का राष्ट्रीय सम्मान 2021 आप लोग जानते हैं, और आज तो बहुत ही पवित्र दिन है एक ऐसे साधु संत सन्यासी का जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी रहे हैं। जी हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जी हाँ, उनका जन्मदिन है और हम लोगों ने आज उनके जन्मदिन को किस तरह से मनाया है इसको आप सुनेंगे, और उस पर एक विशेष प्रस्तुति आरजेएस वाणी की आप लोगों तक पहुंचा रहा है आपका दोस्त, आपका होस्ट उदय मन्ना। आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली भारतीय परिवारों के लिए सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत देश भर में यात्राएं, सकारात्मक बैठकें, राष्ट्रीय वेबिनार, ऑडियो, वीडियो, फेसबुक लाइव शो करती है। ये नकारात्मकता के विरुद्ध ऐलानी जंग है। इसके साथ साथ महापुरुषों और पूर्वजों के सम्मान की एक अनूठी पहल आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का सभी जगह स्वागत हो रहा है। 18 फरवरी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करेंगे। इन महान विभूतियों के नाम आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित है। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इनका जन्म 18 फरवरी के दिन 1836 में हुआ था। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। इन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर साधना की और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। विवेकानंद कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के लोग कितने भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ लोग रोते चिल्ला रहे हैं और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न रहो। क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी? इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक और विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा में समाज की सुरक्षा चाहते थे। आरजेएस वाणी सुनते रहें और शेयर करते रहें। सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ, तो इस तरह की एक जो परंपरा आरजेएस ने शुरू की है कि अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत सुनने को सब लोगों को मिल जाता है। क्योंकि आपको अगर जीत दर्ज करानी है, चाहे वो अपने आप को जीतना है, या फिर समाज को जीतना है, या फिर पूरे भारतीय परिवार के जनमानस को जीतना है, तो यही एक मंत्र है। या फिर सरकार को जीतना है, सरकार के मन को परिवर्तन करना है, तो यही वंदे मातरम का जो मूल मंत्र है उसे लेकर आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन
चल रहा है। अब आइए आपको आचार्य प्रशांत जी से मिलवाते हैं। आचार्य प्रशांत जी एक प्रेरक ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, जो ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर की जो 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 एक हीन प्रवृत्ति है, क्योंकि भारतीय जनमानस में गुलामी के चलते एक निरीह मानसिकता, एक गुलाम मानसिकता, एक गुलामी प्रथा, एक संदेह करने की प्रवृत्ति जो है वो धर कर गई है। वो हम हों चाहे आप हों, अधिकतर लोग अपने बल को नहीं पहचानते, समाज अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, इसलिए समाज में वो नीति नहीं बन पाती है जिसमें कि दूसरों का इस तरह से ख्याल किया जाए कि वो अलग थलग महसूस न करे। कोरोना काल में जो डिप्रेशन हुआ है उसके चलते भी हमारी मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर हमें अब अपने विल पावर को मजबूत करना होगा, बहुत ही अंदर शक्ति पैदा करनी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि आपके अंदर ही तो ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड की शक्ति को जागृत करना और कुंडलिनी को जागृत करना ये कैसे संभव होगा? तो इसके लिए है वंदे मातरम, इसके लिए है जय हिंद जय भारत, और भी तमाम तरह के नारे हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं और उनकी बातों पर अमल करने के लिए, आचरण करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। मैं जितने भी कपटी लोगों से मिलता हूं, उनकी धूर्तता की कोई सीमा नहीं, उनका दिमाग चल रहा है, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो कुछ भी कर दिखाने को तैयार है, उनमें ऊर्जा पूरी है, वो दुनिया पर छा जाने के लिए हौसला रख रहे हैं, उनका आत्मविश्वास देखो। और मैं जितने भी तथाकथित सच्चे लोगों से मिल रहा हूँ वो ऐसे हम तो जी राम जी के भक्त, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस भजन करते हैं, डर जाते हैं, आचार्य जी क्या करें, आचार्य जी गोद में बैठा लो। ये क्या चल रहा है? ऐसे काम चलेगा? और आज के समय में अगर तुम गोलू बन के बैठ जाओगे, भोंदू बन के बैठ जाओगे, तो फिर तो अधर्म ने मैदान मारी रखा है। वो लोग तो जीते ही हुए, सारी सत्ता उनके पास, ताकत उनके पास, पैसा उनके पास, वो तो छाए ही हुए हैं, संगठित वो हैं, उनको कैसे हरा पाएंगे फिर हम? जी हाँ, तो ये सवाल आचार्य प्रशांत जी ने आपके समक्ष रख दिया है कि कैसे आप जीतेंगे, कैसे उन नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेंगे। यही तो है आरजेएस का ऐलाने जंग। जी हाँ, इस जंग को जीतने के लिए हम लोगों की जो मानसिक शक्ति है उसको मजबूत करना पड़ेगा। जो संदेह होता है, एक दूसरे भाइयों पर जो संदेह होता है, एक दूसरे बहनों पर संदेह होता है, एक दूसरी महिलाओं पर, बेटियों पर जो संदेह होता है, वो वातावरण कैसे खत्म होगा, तो ये हमें समझना पड़ेगा और जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो आइए शेरो शायरी का भी कुछ मजा ले लेते हैं। बेवजह दिल पर बोझ न कोई भारी रखिए, बेवजह दिल पर बोझ न कोई भारी रखिए, जिंदगी जंग है, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जी हाँ, ये जिंदगी तो आप जानते ही हैं, एक संघर्ष है, एक जंग है, और ये जंग जो है जारी रहेगी। ऐलाने जंग, नकारात्मकता के विरुद्ध युद्ध का ऐलान है। आरजेएस वाणी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। अकबर इलाहाबादी का शेर है, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। ये अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। तो इसलिए हमें इल्म के जगह जो है वो एक दिल को वहाँ पर समझना पड़ेगा कि दिल में जो कुछ भी हो रहा है उस दर्द को अपने दिल में बैठाना है कि हमें इसको दूर करना है। समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा भारत जो है, जहाँ एक छोटे छोटे देश होते हैं उसमें कितने महापुरुष होंगे। आपके पास तो विचारों का, आपके पास तो संस्कृतियों का, हम लोगों के पास तो विविधताओं का विशाल भंडार भरा हुआ है। हमारी धरती इतनी उपजाऊ है, हमारे पास जितने मौसम हैं ऐसा वर्ल्ड में कहाँ मिलता है। हमारे पास जितनी जातियां हैं, हमारे पास जितनी भाषाएं हैं, हमारे पास जितने धर्म हैं,
इतनी विशालता के बाद हम निरीह क्यों हैं? हम अपने आप को बलशाली क्यों नहीं महसूस करते? और इसीलिए आचार्य प्रशांत जी ने आपको जागने के लिए, जगाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है कि हम अपनी शक्तियों को सकारात्मक भारत आंदोलन के विस्तार के लिए, क्योंकि ये भारतीय जनमानस को एक बेहतर मानव बनाने की कोशिश है। तो आइए एक कहानी से रूबरू कराते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक और प्रेरक होगी तो हमारे उत्तर और जवाब भी उसी तरह के होते हैं। कहानी यह है कि एक बार एक आदमी ने देखा कि एक गरीब फटेहाल बच्चा बड़ी उत्सुकता से उसकी महंगी ऑडी कार को निहार रहा है। हुआ यूं कि एक आदमी महंगी कार ऑडी लेकर कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी जो है वो बड़ा वो जो गरीब बच्चा है वो बड़ा फटेहाल है, लेकिन उस गाड़ी को बड़ा अच्छी तरह से निहार रहा है। तो उस गरीब बच्चे पर उस अमीर आदमी को तरस आ गई। उसने सोचा कि चलो हम इतना तो कर सकते हैं कि बच्चे को गाड़ी में बैठाकर और घुमा देते हैं। तो वो लड़के ने कहा कि साहब आपकी कार बहुत अच्छी है, ये तो बहुत कीमती होगी ना? तो अमीर आदमी ने गर्व से कहा, हाँ भाई, अरे ये लाखों रुपये की है, तुम नहीं समझोगे, तुम छोड़ो इन बातों को, बहुत महंगी गाड़ी है ये। गरीब लड़का बोला, इसे खरीदने के लिए तो आपने बहुत मेहनत की होगी। अमीर आदमी हंसकर बोला, अरे ये कार मुझे मेरे भाई ने उपहार में दी है। अच्छा, उपहार में दी है? जी हाँ, उपहार में दी है। तो गरीब लड़के ने कुछ सोचते हुए कहा, वाह भाई वाह, आपके भाई भी बहुत अच्छे ही होंगे। अमीर आदमी ने फिर कहा, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि काश तुम्हारा भी कोई ऐसा भाई होता जो इतनी कीमती कार तुम्हें गिफ्ट में दे देता। गरीब लड़के की आंखों में तो अनोखी चमक आ गई और उसने कहा, नहीं साहब नहीं, मैं तो आपके भाई की तरह बनना चाहता हूं ताकि मैं किसी अपने भाई को इस तरह के अनोखे उपहार दे सकूं। तो ये जवाब एक गरीब फटेहाल बच्चा दे रहा है। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि अपनी सोच हमेशा ऊंची रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक ऊंची, तो हमें बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें शिक्षा दे रही है कि हम अपनी सोच को अच्छी रखें, समाज में कुछ अच्छा काम करें, समाज के लिए कुछ अच्छा सोचें, देश के लिए कुछ अच्छा सोचें, तभी तो राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। और यहाँ पर बीच बीच में ब्रेक लेते हुए हम आप लोगों के कमेंट्स पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें कि राधे श्याम श्रीवास्तव जी का कमेंट अभी नहीं आया है। राधे श्याम श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। रमीज आर्यन अल्ताफ उर्फ अल्ताफ हुसैन जी, जय हिंद सर लिखते हैं। और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी लिखते हैं वंदे मातरम। और अमरनाथ श्रीवास्तव जी का कमेंट अभी तक नहीं आया है, फिर भी आप सभी का स्वागत है। अच्छे कामों की, सकारात्मक प्रयासों की, सकारात्मक कार्यों की चर्चा कर रहे थे अभी कि हमारी सोच ऊंची रहनी चाहिए। और देखिए, सतीश आनंद ने पटना बिहार में रंगमंच को एक नया आयाम दिया, नई दिशा दी। बाद में वो दिल्ली में आ गए, अभी काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। और अभी अभी घोषणा हुई है कि रवि मोहन रास कला मंच सफीदो हरियाणा में 10वें चलो थिएटर राष्ट्रीय नाट्य उत्सव होने जा रहा है। और इस बार रास रंग सम्मान, जो कि श्री हबीब तनवीर साहब रंगकर्मी की स्मृति में आयोजित होता है, उसमें रंगकर्मी, रंग निर्देशक श्री सतीश आनंद जी को ये रास रंग का सम्मान जो है प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो सतीश आनंद जी। सतीश आनंद जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और बहुत ही आला दर्जे के, बहुत ही उत्कृष्ट रंग निर्देशक, अभिनेता, फिल्मों में भी काम किया है सतीश आनंद जी ने। आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, तो आप सबकी तरफ से भी, फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली की तरफ से भी सतीश आनंद जी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आपको सम्मान मिलता रहे और हम लोग बधाई देते रहें। अब आइए आपको यादवेंद्र शर्मा शिमला से जो लेख है उसके बारे में क्या लिखते हैं। और यादवेंद्र कुमार ध्रुव जी, जो कि रेडियो और दूरदर्शन पर काफ़ी लिखते हैं, उनका भेजा हुआ ये है। तो आइए आपको आप तक पहुंचाते हैं। घर, दुकान व गाड़ी में गूंजता है रेडियो,
जहां इस तरह से रेडियो के बारे में लिख रहे हैं कि रेडियो किस तरह से अपना प्रभाव जनमानस में डालता है। संचार क्रांति के इस युग में रेडियो का जलवा भी बरकरार है। घर, दुकान हो या वाहन, रेडियो की अहमियत बनी हुई है। यही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में तो रेडियो का महत्व और ज्यादा है। यानी रेडियो की पहुंच ग्रामीण इलाकों से लेकर 7 समंदर पार तक पहुंच गई है। रेडियो की बड़ी खासियत यह है कि इससे कामकाज भी प्रभावित नहीं होता है और मनोरंजन भी होता है। जी हाँ, अब ये फेसबुक लाइव आप लोग सुन रहे हैं आरजेएस वाणी, और अगर आप चाहें तो अपना काम कर सकते हैं। बस कान को खोले रखिए और ये आवाज आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, तो आपका कोई कामकाज जो है इस तरह के व्यवस्था से प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई हो कि इस तरह के चीज़ों को सुनने के लिए हमारे पास समय रहता है। और हिमाचल में अभी भी कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जो इंटरनेट से अछूते हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों की जानकारी का सबसे सशक्त माध्यम है रेडियो। अब तो मोबाइल ऐप यूज ऑन AIR के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में हिमाचल प्रदेश के आकाशवाणी शिमला, FM शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर सहित देश के अन्य रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन ने तो इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बना दी है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम जन जन तक पहुंच रहे हैं और लोक संगीत के प्रसार में ये अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में प्रसार भारती के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में 3 रेडियो स्टेशन शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर के अलावा 2 रिले केंद्र कुल्लू और कल्पा के चल रहे हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी FM स्टेशन चल रहे हैं। और देखिए, समय के अनुसार तो रेडियो भी बदलता जा रहा है। टेलीविज़न और इंटरनेट मीडिया के दौर में रेडियो ने अपने को बदला और उसी का असर है कि अब ये भी लोगों के दिल की धड़कन बना हुआ है। इसके लिए पुराने कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। यही कारण है कि खेत में हल जोतता किसान, देश की सीमा पर डटे सैनिक और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई में खाना बनाती महिलाएं रेडियो की शौकीन हैं। रेडियो को एक तरफा माध्यम न बनाकर समुदाय को जोड़ा गया है और कम्युनिटी रेडियो भी तो आ गया है। इसके साथ इसके लिए जनता की समस्याएं जानने सहित उनकी पसंद के गीतों पर आधारित लाइव फोन इन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार की संभावनाओं से लेकर ताज़ा जानकारी पर आधारित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कहीं से भी लाइव की सुविधा अब रेडियो के माध्यम से कहीं भी से भी लाइव सुविधा है। इसके लिए OB वैन की भी सुविधा है और तरह तरह की चीज़ें हैं। और मन की बात से तो रेडियो का पसंद करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। और रेडियो सुनना, लोग कहते हैं कि हमारे बचपन का शौक है। रेडियो से लोक संगीत का गायक भी हूँ, ये लोग कह रहे हैं। लोभाराम गुंजेटा, लोक गायक और श्रोता, कहते हैं कि आकाशवाणी और FM शिमला का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसे मैं सुनता नहीं हूँ। रेडियो ने समय के अनुसार अपने को ढाला और गुणवत्ता को बेहतर किया है। और वहीं पर उमेश कश्यप, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी शिमला, कहते हैं कि श्रोताओं की पसंद और आधुनिक समय की मांग के आधार पर रेडियो को ढाला गया है। कार्यक्रमों में बदलाव के साथ हिमाचल की हर बोली का अलग से प्रसार करने के साथ हिमाचली लोक संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, तो इस तरह की बातें जो हैं वो फेसबुक लाइव में भी हम लोग धीरे धीरे लेकर आएंगे। और आप जानते हैं कि हम लोगों का जो कार्यक्रम हुआ था 16 फरवरी को, और उस 16 फरवरी को ये आरजेएस वाणी लॉन्च किया गया था। बसंत पंचमी पर आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव शो लॉन्च किया गया। उस दिन हम लोगों ने सरस्वती पूजन किया, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, और इसके साथ महाप्राण जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महाकवि, उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो क्या कुछ हुआ था उसके बारे में भी आइए आप लोगों से रूबरू करा देते हैं, क्योंकि 136वीं बैठक आप जानते हैं कि नए प्रारूप के अनुसार हुई थी। उसमें एक वक्ता थे और वक्ता का नाम जानते हैं, आरजेएस फैमिली में हैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश भटनागर। जी हाँ, तो वो सब लोग उपस्थित थे और साथ में वहाँ पर और भी लोग थे जिनसे हम लोगों की बातचीत हुई। उन बैठकों में सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बताया गया, सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम। आइए उस रिलीज को पढ़कर आप तक पहुँचाते हैं। सकारात्मक भारत के लिए राम जानकी संस्थान आरजेएस ने कोविड काल के उपरांत बसंत पंचमी से अपनी बैठकों के नए प्रारूप की श्रृंखला शुरू कर दी। आरजेएस बैठकों के सह आयोजक चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी की अगुवाई में मां सरस्वती और महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती बसंत पंचमी 16 फरवरी को 136वीं बैठक दिल्ली के सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूपनगर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत मां शारदा और ज्योतिबा फुले
सावित्रीबाई फूले व महाकवि निराला की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आरंभ हुई और बैठक के सहायोजक व स्कूल के चेयरमैन चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कश्मीरो देवी ने अपने माता पिता स्वर्गीय हीरालाल सैनी व स्वर्गीय भरतो देवी की स्मृति में महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के नाम आरजेएस नेशनल स्टार अवार्ड 2021 की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि आप जानते हैं आरजेएस फैमिली की पहल है पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का सम्मान, और ये भारत में पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है जो कि एक राष्ट्रीय लेवल का अवार्ड है। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी ने आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव शो को लॉन्च किया जो प्रत्येक गुरुवार सायं 7 बजे प्रसारित होगा। ये आप आज पहला एपिसोड में आप सभी जुड़ रहे हैं, यानी कि 16 फरवरी को ये घोषणा की गई थी और गुरुवार पहला जो है 18 फरवरी को आप सभी जुड़ रहे हैं इस ऐतिहासिक लॉन्च के कार्यक्रम में। इस अवसर पर स्कूल के एमडी राकेश सैनी, लेखक मुकेश भटनागर, उद्योगपति विशाल सैनी व समाजसेवी विजय सैनी, बंटी, सुशील खन्ना और पत्रकार अफजल खान व हरगोविंद आदि उपस्थित हुए। बैठक का संचालन करते हुए उदय मन्ना ने आरजेएस द्वारा देशव्यापी सकारात्मक मुहिम के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि अब अलग अलग राज्यों में बैठक करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 5 बैठकों की तैयारी चल रही है, यानी कि 5 सकारात्मक बैठकें पाइपलाइन में हैं। बैठक के मुख्य वक्ता, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश भटनागर ने प्रतिभागियों को सकारात्मक जीवन के मंत्र बताए। उन्होंने बसंत पंचमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के ही दिन दंडकारण्य वन में श्री राम की भेंट शबरी भेलिनी से हुई। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का विवाह बसंत पंचमी के दिन हुआ। वहीं राजा भोज का जन्म दिवस भी बसंत पंचमी को आता है। राजा भोज इस दिन का एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था। देखिए, राजा भोज का भी जो है विवाह हुआ था और राजा भोज का जन्म दिवस बसंत पंचमी को था और राजा भोज जो है बड़ा उत्सव कराते थे और जनता के लिए एक प्रीति भोज किया करते थे जो 40 दिन तक चलता था, अर्थात होली पर्व तक। और बसंत पंचमी के दिन हिंदी के अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी आता है। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा रहती थी क्योंकि स्वयं ही वो उस जन्म जीवन के भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, यानी कि जो हिंदी कविताओं से जो प्रेम था उनका वो चरम पे था। और आज निराला जी को हम लोग इसलिए याद करते हैं कि उनकी रचनाएं अमर हैं। इसी कारण वे अपने पैसे और वस्त्र निर्धनों को दे डालते थे, इसीलिए तो उन्हें महाप्राण की उपाधि दी गई। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब जुड़े हैं इस आरजेएस वाणी की शुरुआत के अवसर पे। ईशा खान साहब देख रहे हैं, धन्यवाद आपको। कमेंट नहीं आया है, जिनका कमेंट आया है, राधेश्याम जी का कमेंट नहीं आया है। रमीज आर्यन जी ने लिखा जय हिंद सर, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान वंदे मातरम। और अमरनाथ जी का कमेंट नहीं आया है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं आज से फेसबुक लाइव गुरुवार के साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, गुरुवार को आरजेएस वाणी आया करेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को उसी समय सायं 7 बजे वो रेगुलर चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रविवार और शनिवार को हम लोग मिलेंगे सायं 7 बजे। संतोष झा जी लिखती हैं वंदे मातरम। लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी का कमेंट अभी नहीं आया है। राज चौहान जी का कमेंट अभी नहीं आया है। नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं वंदे मातरम। घनश्याम तिवारी जी का कमेंट अभी नहीं आया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का प्यार इस कार्यक्रम को ऊंचाइयाँ देगा और आप लोगों की चीज़ों को भी शेयर किया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है करने के लिए आप लोगों के जब तक कमेंट नहीं आएंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब आइए आपको आज के बारे में बताते हैं, उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे। 18 फरवरी को जन्मे व्यक्ति। 18 फरवरी को जन्म हुआ था अब्दुल हलीम जाफर खां साहब का। अब्दुल हलीम जाफर खां संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सितार वादक थे और भारतीय सिनेमा के सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक ललिनी जयवंत का जन्मदिन 18 फरवरी। हिंदी कवियत्री कृष्णा सोबती का जन्म दिन है 18 फरवरी। निम्मी, जो भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी, निम्मी का जन्मदिन 18 फरवरी।
भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का जन्मदिन 18 फरवरी, स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास का जन्मदिन 18 फरवरी, रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ का जन्मदिन 18 फरवरी। 18 फरवरी जन्मदिन चैतन्य महाप्रभु, जो कि भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे, और बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार खयाम साहब का जन्मदिन 18 फरवरी। तो 18 फरवरी को इतने लोगों का जन्मदिन है, इतने महापुरुषों का जन्मदिन है। आइए कुछ के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं, अपनी जानकारी में इजाफा करते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं। जी हाँ, 18 फरवरी को जन्मे भक्ति आंदोलन के प्रणेता महान कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु की जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम सद्भाव पर बल देकर जाति पाति के सामाजिक भेदभाव को दूर कर कृष्ण भक्ति और सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं सदैव प्रासंगिक हैं। 18 फरवरी को जन्मे भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदन लाल ढींगरा को जाता है। भले ही मदन लाल ढींगरा के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, किंतु वो खुद से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे, जहां उन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 का अभियोग चलाया गया। मदन लाल ढींगरा ने अदालत में खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। यह घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ एक प्रथम घटनाओं में से एक है। बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि मदन लाल ढींगरा साहब को। और 18 फरवरी को जन्मे साहित्यकार कृष्णा सोबती ने अपने स्त्री होने को कभी किसी कमी या अभिशाप के रूप में नहीं लिया। स्त्री को लेकर कृष्णा सोबती काफी कुछ लिख गई। स्त्री की स्वायत्तता को लेकर समाज चाहे कितना भी संकीर्ण हो, उन्होंने अपनी स्त्री होने का हमेशा सेलिब्रेट किया। कभी शायद ही मन में ख्याल आया हो कि काश मैं पुरुष होती। बड़ी से बड़ी सत्ता के सामने न झुकने की जिद उनमें थी, तो किसी सहृदय व्यक्ति से सरलता और तरलता से मिलने की कोशिश भी उनमें थी। इसलिए उनसे हुई बातचीत की जो चीजें हैं, वो कई लोगों ने लिखा है कि वो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहती थी। उस वक्त के तमाम समकालीन लेखक थे जो अपने अपने लेखन के शिखर पर थे, और साहित्यकार कृष्णा सोबती के कालजयी उपन्यासों सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ऐ लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, हम हशमत, बादलों के घेरे ने कथा साहित्य को अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की। कुछ साल पहले प्रकाशित बुद्ध का कमंडल, लद्दाख और गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान भी उनके लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ साथ आइए खयाम साहब के बारे में भी चर्चा करते हैं। खयाम साहब बहुत बड़े संगीतकार का जन्मदिन है 18 फरवरी आज का दिन। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना तो सुना होगा ने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दूसरा यह है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। इस तरह की जैसी दिल को छू जाने वाली जो धुन तैयार किया खयाम साहब ने, और म्यूजिक करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही उन्होंने की थी। साल 1953 में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ले ली थी। पहली फिल्म थी फुटपाथ। फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो करियर की गाड़ी चल निकली, और आखिरी खत, कभी कभी, त्रिशूल, नूरी, बाजार, उमराव जान जैसी फिल्मों के शानदार संगीत ने खयाम की जगह संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बना दी। और 18 फरवरी को जन्मे अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, जो कि संगीत की दुनिया के सितार का जादूगर के नाम से पुकारे जाते हैं। इनका चमत्कारिक सितार वादन संगीत से अनभिज्ञ श्रोताओं को भी रसमग्न कर देता है। इनके वादन की अपनी एक अलग शैली है, जिसे लोग जाफर खानी बाज कहने लगे हैं। इसमें मिजराव का काम कम और बाएं हाथ का काम ज्यादा होता है। कर्ण, मुर्की, खटका आदि काम भी अधिक रहता है। प्रस्तुतिकरण में बीन तथा सरोद अंग का आभास होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब। 18 फरवरी को जन्मदिन है। तो ऐसे महापुरुष जो हैं भारत को कितना गर्व महसूस कराते हैं, ये नई पीढ़ी को समझना चाहिए, इन लोगों को पढ़ना चाहिए। इनके जीवनी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और भाई ये भोपाल प्रभा साक्षी के हवाले से ये खबर है, और झावेंद्र कुमार ध्रुव के
द्वारा ये प्राप्त हुआ है। लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम है और आने वाले समय में ये रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का भी बहुत योगदान है। एफएम चैनलों ने भी रेडियो की प्रासंगिकता को बनाए रखने और लोगों के दिलों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये बात बुधवार 17 फरवरी को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने पीआईबी भोपाल सभागार में विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में मन का रेडियो विषय पर आयोजित सेमिनार में ये बात कही। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे उदय मन्ना उपस्थित रहेगा। और आप लोगों, संजीव पंवार जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद हम करेंगे आप सभी लोगों का। और एक बार फिर से धन्यवाद करके कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा, क्योंकि लगभग 45 मिनट का समय होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर आप लोगों के कमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं। संजीव पंवार साहब, इशाक खान साहब, राधे श्याम श्रीवास्तव जी, रमेश आर्यन जी ने लिखा जय हिंद सर। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी लिखा वंदे मातरम। अमरनाथ श्रीवास्तव जी का कमेंट अभी तक नहीं मिला है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने तो लिख दिया, उन्होंने स्वागत किया, बधाई दी आज के फेसबुक लाइव की। और संतोष झा जी ने वंदे मातरम लिखा, सभी लोगों को वंदे मातरम। लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा जी का कमेंट अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। कई बार क्या होता है, वो कमेंट बाद में लोगों के आ जाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाता है, तो ये भी ऐसी हो जाती है। लेकिन हम सभी को धन्यवाद करते हैं। राज चौहान जी, आपका भी धन्यवाद। नरेंद्र टेसर जी वंदे मातरम। और घनश्याम तिवारी जी। तो इस तरह के जो फेसबुक लाइव हैं उसमें आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये गुरुवार को सायं 7 बजे इसी तरह की आरजेएस वाणी प्रस्तुत की जाएगी और महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा। कुछ सकारात्मक प्रेरक समाचार होंगे, कुछ और भी बातें होंगी। इसको आज शुरुआत है, आज जितना कुछ हुआ है आगे और कोशिश की जाएगी। और शनिवार और रविवार सायं 7 बजे हम आप लोगों से रूबरू होंगे। आज आवाज़ वही, अंदाज अलग है आज आरजेएस वाणी का, लेकिन रविवार और शनिवार दोनों दिन आप लोगों से हम रूबरू होंगे, यानी कि उदय मन्ना आप लोगों के साथ मुखातिब होगा। तो अब आरजेएस वाणी में फेसबुक लाइव को धन्यवाद देते हुए गुरुवार 18 फरवरी को आप सभी से विदा लेने का समय हो चुका है, क्योंकि इसको आधा घंटा 45 मिनट आप मान लीजिए। आगे और भी चीज़ें होंगी तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, लेकिन आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमारा जो काम करने की शक्ति है उसमें इजाफा होता है। हम और मेहनत करें और आप लोगों तक नई नई जानकारियां पहुंचाएं। और आरजेएस फैमिली में जो लोग हैं वो लोग कम्युनिकेट करें। ये आरजेएस फैमिली में अभी थोड़ी देर में भेज दिया जाएगा, आप उसमें समीक्षा कर सकते हैं, बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये आपका कार्यक्रम है, आपके लिए है, आपके द्वारा चलना चाहिए। तो आइए अगले शनिवार सायं 7 बजे मिलने के वादे के साथ उदय मन्ना को यहीं पर आरजेएस वाणी संपन्न करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।